मैं बच्चों ध्यान देना कि मैंने आप लोगों को फिजिक्स का सेकेंड लेसन पढ़ाया था। फिजिक्स के सेकेंड लेसन में मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन बच्चों को समाप्त हो गया था। आज हम लोग चलेंगे बच्चों केमिस्ट्री का पहला लेसन। केमिस्ट्री का पहला लेसन में कहता है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। मेरे बच्चों ध्यान देना, रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग बताएंगे, कहता है रासायनिक अभिक्रिया। बच्चों ध्यान देना, रासायनिक अभिक्रिया। बाबू कहता है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। आखिर रासायनिक अभिक्रिया है क्या? रासायनिक अभिक्रिया से मेरा मतलब होता है छोटे कि दो या दो से अधिक पदार्थ या स्वयं अभिक्रिया कर, दो या दो से अधिक पदार्थ या स्वयं अभिक्रिया कर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ही होता है छोटा कि जिस अभिक्रिया में कोई दो या दो से अधिक पदार्थ या स्वयं अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा और एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बच्चों रासायनिक अभिक्रिया में जैसे कि अगर आप कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, कहता है मेरे बच्चों कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो निर्माण करता है कैल्शियम ऑक्साइड का, निर्माण करता है कैल्शियम ऑक्साइड का। मेरे बच्चों ये निर्माण करता है कैल्शियम ऑक्साइड का। तो दो पदार्थ है, रिएक्शन किया, एक नए पदार्थ का निर्माण किया। बच्चों इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने हीट किया, जब आपने क्या किया, हीट किया, तो निर्माण किया कैल्शियम ऑक्साइड का और ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त किया। मेरे बच्चों एक कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया, मुक्त किया। ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ही हुआ कि दो या दो से अधिक पदार्थ या स्वयं रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा और एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं छोटा, ये रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल रिएक्शन में कि किसी पदार्थ का अगर रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो इससे चार प्रभाव होता है। इससे आपका चार प्रभाव होता है, चार इफेक्ट पड़ता। जैसे किसी भी पदार्थ का रिएक्शन हुआ, अभिक्रिया हुआ तो इससे चार प्रभाव होता है। वो जैसे वो परिवर्तन होता, प्रभाव होता माने परिवर्तन हुआ। जैसे कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि अवस्था परिवर्तन, जैसे कहता है अवस्था परिवर्तन, इसमें अवस्था परिवर्तन कहा। जैसे रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, जैसे कहता है रंग में परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, और कहता है मेरे बच्चों गैसों का उत्सर्जन, कहता है गैसों का उत्सर्जन। मेरे प्यारे बच्चों यही कहता है आपका वो। तो किसी भी पदार्थ का अगर आप अभिक्रिया करते हो, किसी भी पदार्थ का आप अगर रिएक्शन करते हो तो उससे विभिन्न प्रकार का प्रभाव आता है। जैसे अवस्था परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैसों का उत्सर्जन, ये सभी परिवर्तन आते हैं। यही कहता रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एक छोटा एग्जांपल लेता हूं कि मैग्नीशियम के फीते को जब आप जलते हुए लौ के पास
ले जाते हैं और जलाते हैं तो यह तेज गति से जलता है, और तेज गति से चलते हुए ये विभिन्न प्रकार का इफेक्ट देखना। अगर मान लिया जाए कि मैग्नीशियम का फीता जला तो पहले जिस अवस्था में था, जलने के बाद वह रबरवा भूरा हो जाता है, रवादार हो जाता, मीन्स उसका अवस्था परिवर्तन हो जाता। तो उसमें देखना जब ये जलता है तो चकाचौंध रोशनी करता, काफी लौ निकलता, माने ताप में परिवर्तन होता, और जब जलेगा तो बच्चों जलने के बाद ये आपका जो है गैस का उत्सर्जन करता है, यही करता है आपका अनिरासायनिक अभिक्रिया। बच्चों मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले उसे श्रेष्ठ कागज से रगड़ लेते हैं। क्यों रगड़ते श्रेष्ठ कागज से? श्रेष्ठ कागज से इसलिए रगड़ा जाता है क्योंकि आप पाते हैं कि उसमें जो विभिन्न प्रकार की गंदगियां हैं वो दूर हो जाए, वो दूर हो जाता है और जलने की प्रक्रिया इसकी अच्छी होती है। इसीलिए मैग्नीशियम के फीते को हम लोग श्रेष्ठ कागज से रगड़ लेते, उसमें उपस्थित गंदगियों को हटा देते और तब जाकर इसे जलाने की प्रक्रिया करते हैं। चिमटे से पकड़कर याद रहे, मैग्नीशियम को फीते को जलाने से पहले गूगल का प्रयोग करना चाहिए, कलर चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि जब चकाचौंध रोशनी आती है तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। यही कहता आपका रासायनिक अभिक्रिया। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया का बाद आता है एक टर्म आपका कि अभिकारक। एक टर्म आता है अभिकारक। मेरे प्यारे बच्चों, ये अभिकारक जो होता है, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता उसे हम अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता उसे हम क्या कहते? अभिकारक कहते हैं। उसे ही हम अभिकारक के नाम से जानते हैं। जैसे कैल्शियम और ऑक्सीजन, ये दोनों अभिक्रिया में भाग लिया। कैल्शियम और ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया में क्या किया? भाग लिया। और जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। तो देख, कैल्शियम और ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया में भाग लिया, और जब अभिक्रिया में भाग लिया तो ये दोनों आपका अभिकारक हो गया। ये दोनों आपका क्या हो गया? अभिकारक। तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। और एक आता है उत्पाद, या इसी को कहते हैं प्रतिफल। इसी को कहते हैं बच्चों प्रतिफल। तो देख छोटा, प्रतिफल क्या है, उत्पाद क्या है? तो जो पदार्थ अभिक्रिया के बाद बनता, जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के पश्चात जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम प्रतिफल कहते। तो ये जो आपका है ये आपका प्रतिफल है। ये आपका कौन फल है? प्रतिफल है। वो लेकिन जो अभिक्रिया में भाग लिया उसे अभिकारक कहते हैं। कौन कारक? अभिकारक। तो याद रखना बच्चों, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता वो अभिकारक कहलाता, और जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे प्रतिफल या उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो उत्पाद भी हो गया कि अभिक्रिया के बाद जिस नए पदार्थ का निर्माण होता उसे हम कहते हैं उत्पाद या प्रतिफल के नाम से जानते। यही आपका उत्पाद या प्रतिफल कहता है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जब आपने रासायनिक अभिक्रिया जान गया तो जानिए एक टर्म आता है रासायनिक समीकरण। एक टर्म आता है मेरे प्यारे बच्चों रासायनिक समीकरण। ध्यान देना कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण बच्चों कहता है रासायनिक समीकरण, समीकरण जो आपका दिया गया कहता है बच्चों रासायनिक समीकरण। ध्यान देना, रासायनिक समीकरण कहता है किसी तत्वों एवं यौगिकों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, किसी भी तत्वों एवं यौगिकों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से बनी अभिक्रिया के
फलस्वरूप कहता है मेरे बच्चों कि मैं बताया था रासायनिक समीकरण के बारे में, मैं बता देना चाहता हूं छोटा कि रासायनिक समीकरण कहता है कि किसी तत्वों एवं यौगिकों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से बने अभिक्रिया के संक्षिप्त रूप को, छोटे रूप को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहता है कि रासायनिक समीकरण क्या है, तो रासायनिक समीकरण बच्चों कहता है भाई कि वो वैसा समीकरण, रासायनिक समीकरण कहता है वैसा समीकरण जिसमें संकेतों एवं सूत्रों, लेकिन संकेत एवं सूत्र किसका होगा, तो संकेत होगा तत्व का और सूत्र होगा यौगिक का। तो इसे डिफाइन कर दे, कंटिन्यू। तो ध्यान देना छोटा, किसी तत्व एवं यौगिक के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से बने अभिक्रिया के संक्षिप्त रूप को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे रासायनिक समीकरण में ले लो भाई, मान लिया जाए कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब आपने रिएक्शन कराया, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपने जब अभिक्रिया कराया, रिएक्शन कराया, तो ये आपका हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका हो गया कौन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ए मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये क्या करता है, निर्माण करता है मेरे बच्चों। ए मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। ध्यान देना मेरे बच्चों, मैग्नीशियम ये कोई तत्व है, ये भी कोई तत्व है, और ये दोनों तत्व का ये संक्षिप्त है, संकेत है, और ये निर्माण किया यौगिक, ये निर्माण किया क्या, यौगिक, और ये यौगिक का सूत्र है, यौगिक का क्या है, सूत्र। तो यौगिकों एवं तत्वों के सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से बने अभिक्रिया के संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त माने छोटे रूप को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। पहले यौगिक बोलिए या तत्व बोलिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण का मतलब होता संक्षिप्त रूप। जैसे अगर इसमें आपको कहा कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। अगर इसको हिंदी में लैंग्वेज में लिखेंगे आप, तो लैंग्वेज में लिखेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा 2 लाइन का चला जाएगा। अब उसका संक्षिप्त रूप है, तो संक्षिप्त रूप मैग्नीशियम ऑक्सीजन MgO2 को रिएक्शन करा दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या ये अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है ना वो, इसीलिए कहता है रासायनिक समीकरण में तत्वों एवं यौगिकों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से बने अभिक्रिया के संक्षिप्त रूप को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। इसी को हम रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। जैसे बच्चों ये आपका दिया गया, कहता है एक टर्म आता है संतुलित समीकरण, एक आता है मेरे बच्चों संतुलित समीकरण। ध्यान देना, संतुलित समीकरण बैलेंस रिएक्शन, संतुलित समीकरण बैलेंस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आज याद रखिए छोटा कि संतुलित समीकरण, ध्यान देना बच्चों, संतुलित समीकरण वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक के तत्व के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के तत्व के परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक के तत्व के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के तत्व के परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए, उसे हम कहते संतुलित समीकरण। इसका मतलब यह हुआ कि अभिकारक में जिस तत्व की जितनी परमाणु है, उत्पाद में उस तत्व का भी उतने ही परमाणु होने चाहिए। अभिकारक में जिस तत्व की जितनी परमाणु है, उत्पाद में उस तत्व का उतने ही परमाणु होनी चाहिए, उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। तब जाकर वो बैलेंस होगा, तब जाकर वो संतुलित होगा, यही कहता है संतुलित समीकरण। बच्चों आप जरा सा ध्यान देना, जैसे इसी से एग्जाम्पल उठा लेते हैं कि अगर आपने मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो आपका निर्माण किया
मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये संतुलित नहीं है मेरे भाई। देख, अभिकारक में मैग्नीशियम का क्या परमाणु? एक परमाणु, और यहां भी मैग्नीशियम का एक परमाणु, लेकिन ऑक्सीजन का यहां पर अभिकारक में 2 परमाणु और उत्पाद में अभिकारक कितना है? 1 परमाणु। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 1, तो उत्पाद में ऑक्सीजन की परमाणु 1 और अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु 2। इसका मतलब ये हुआ ये संतुलित नहीं है बच्चों। तो संतुलित कैसे करेंगे? हमने यहां पर नहीं, यहां पर 2 से गुना कर दिया। यहां पर 2 से हमने क्या किया? गुना कर दिया। तो जब यहां पर 2 से गुना कर दिया और जो 2 से हम यहां पर गुना करेंगे उसको अंडरलाइन कर देंगे समझने के लिए। तो देखिए, यहां पर 2 से गुना किया तो मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम का यहाँ 2 परमाणु और ऑक्सीजन का भी ये यहाँ पर कितना? 2, क्योंकि ये 2 जो गुना हुआ है पूरा पे होगा। तो सुनिए, मैग्नीशियम का भी 2 परमाणु और ऑक्सीजन का भी कितना? 2 परमाणु बच्चों। तो अभिकारक में तो ऑक्सीजन का 2 परमाणु ऑलरेडी है, तो इसको छोड़ दें, और मैग्नीशियम का 1 ही है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 से हमने क्या किया? गुना कर दिया। क्या संतुलित हो गया? क्या बैलेंस हो गया बच्चों? इसी प्रकार से और ले लो, जैसे देख लो, कैल्शियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो निर्माण करेगा कैल्शियम ऑक्साइड का। बच्चों, निर्माण करेगा किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का। बाबू आप यहां देखिए, सेम प्रोसेस है। यहां ऑक्सीजन का 2 और यहां भी ऑक्सीजन का 2, यहां ऑक्सीजन का 2 और उत्पाद में ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। यहाँ कैल्शियम का 1, यहाँ तो कैल्शियम का 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का 2 और यहाँ ऑक्सीजन का कितना? 1 है, जो कि संतुलित नहीं है। तो संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 से गुना किया हमने और यहाँ भी 2 से गुना किया। तो सुन, कैल्शियम का भी 2, यहाँ भी कैल्शियम का 2, यहाँ ऑक्सीजन का 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन का 2। क्या बैलेंस हो गया? क्या संतुलित हो गया? इसी को कहते संतुलित समीकरण। तो वैसा समीकरण जिसमें अभिकारकों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या के क्या होगा? बराबर होगा, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। और बच्चों, असंतुलित समीकरण एकदम सिंपल है कि जहां ये दोनों तरफ बराबर है, तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ क्या है? बराबर है। उत्पाद तरफ भी आपका 2-2 हो गया और अभिकारक तरफ भी 2-2 हो गया, लेकिन असंतुलित समीकरण कहे तो दोनों तरफ बराबर नहीं आता, इसी को कहते। तो ये संतुलित है और जब दोनों तरफ बराबर नहीं होगा तो असंतुलित होगा। जैसे कहते हैं असंतुलित का परिभाषा, कहता है वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक में तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होगा, उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। तो आपने एक चीज जाना, संतुलित में सभी तत्व की परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, अभिकारक तरफ भी और उत्पाद तरफ भी। लेकिन असंतुलित समीकरण में दोनों तरफ आपका परमाणु का संख्या बराबर होना नहीं चाहिए, वो असंतुलित समीकरण कहलाता है। तो बच्चों, एक टर्म फिर आता है आपका छुटा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। छोटा टॉपिक है बता दूं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान जैसी अभिक्रिया हो रहा है और ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा है, उत्सर्जित मीन्स बाहर निकल रहा है, तो जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलता है, उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन एक और टर्म आता ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन शोषी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। बच्चों, तो कहता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये ऊष्माक्षेपी और ये ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी का मतलब मैंने बताया कि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, लेकिन ऊष्माशोषी कहता है
कि जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब कि अभिक्रिया हो रही है उस समय, अभिक्रिया के समय ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है या अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि जिस अभिक्रिया में या अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो अभिक्रिया के दौरान जब ऊष्मा उत्सर्जित होगा तो ऊष्माक्षेपी, और जब अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होगा तो ऊष्मा शोषी कहलाता है। बच्चों, आज मैंने केमिस्ट्री का पहला लेसन में इसको बताया। कल मैं आप लोगों को बच्चों इसी के आगे, यहाँ तक इंट्रोडक्शन क्लास में ही निकल गया लेकिन इंपॉर्टेंट है, कल और इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे दोस्त। कल मैं बताऊंगा संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, कल मैं बताऊंगा विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। बच्चों, कल 4 टॉपिक चलेगा और जबरदस्त टॉपिक रहेगा। फिर उसके बाद अगले वीडियो में बताऊंगा उपचयन क्या है, अपचयन क्या है, माने ऑक्सीकरण क्या है, अवकरण क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ये सभी चीज मैं बताऊंगा। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं तक। इसके लिए धन्यवाद। ओके, बाय बच्चों।